ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस के अंदर हमारी सबसे पहली जो टाइप है वो है रोलिंग रेजिस्टेंस। तो रोलिंग रेजिस्टेंस दो मेन तीन टाइप्स में, मतलब तीन तरह की है रोलिंग रेजिस्टेंस, और इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है। लेकिन उनमें से दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो दो रोलिंग रेजिस्टेंस है। पहली ये है कि जब ये जो ट्रेन का फॉर एग्जांपल ये टायर है और ये रेल है, तो ये पी जो है ट्रेन का वजन है। तो जब इसका वेट जब इस पर अप्लाई होता है, रेल्स पे अप्लाई होता है, तो उसमें डिफॉर्मेशन आती है। ट्रेन के वजन की वजह से रेल्स में डिफॉर्मेशन आती है। तो वो डिफॉर्मेशन जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ट्रेन का व्हील भी मेटल से बना हुआ है और रेल्स भी मेटल से बनी हुई है। दोनों का मटेरियल कमोबेश एक जैसा ही है। इस वजह से रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होती है, और या ये कह लो इस वजह से डिफॉर्मेशन कम होती है। ये तस्वीर में इतना दिख रहा है, असल में अगर हम स्लो मोशन में भी अगर ट्रेन को मूव होता हुआ देखें या खड़ा हुआ देखें, तो डिफॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आएगी। आंखों से नज़र नहीं आती वो डिफॉर्मेशन, वो बहुत कम डिफॉर्मेशन होती है। जिस तरह गाड़ी में गाड़ी जब चल रही हो रोड पे, तो उसमें गाड़ी का जो टायर है उसका मटेरियल सॉफ्ट है रोड के सरफेस के मुकाबले में। तो टायर्स में आपको डिफॉर्मेशन नज़र आएगी। अगर आप स्लो मोशन में कार चलते हुए देखो तो आपको बाकायदा महसूस होगा कि वो टायर थोड़ा दबता है जैसे रोड से टच होता है। लेकिन रेल्स में ऐसा नहीं है। रेल्स और ट्रेन का जो व्हील है, दोनों का मटेरियल एक जैसा है, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आंखों से नहीं दिख सकती, होती है लेकिन मौजूद डिफॉर्मेशन। तो ये तस्वीर में सिर्फ दिखाने के लिए ये डिफॉर्मेशन दी गई है। तो होता यह है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन रुकी हुई है, इस पोजीशन में अगर ट्रेन रुकी हुई है तो डिफॉर्मेशन की शेप ऐसी होगी, ये थोड़ी सी भी होगी लेकिन इस तरीके से होगी सिमेट्रिकल, कि लोड ऊपर से आ रहा है और रिएक्शन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट। जो न्यूटन्स का लॉ था, कि न्यूटन सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, जितना वेट ऊपर से अप्लाई हो रहा है नीचे से उतना ही रिएक्शन फोर्स आ रही है, जो कि उसी की लाइन में और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रेन जो है अभी खड़ी हुई है, और ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है जब ये रुकी हुई होती है, लोड लग रहा होता है। जैसे ही ट्रेन मूव करना शुरू करती है, तो लोड ट्रेन जो फॉर ये जो हमारा रेल्स है उनमें ऐसी फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है इस तरीके से। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक कहलाती है फोर्स। इसकी वजह से ये जो रिएक्शन फोर्स है ये अब लाइन में नहीं है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्स कहला रहा है। तो जब रुकी हुई है ट्रेन तो इस तरीके से फोर्स क्रिएट हो रही होती है, और जब चलना स्टार्ट होती है तो इस तरीके से डिफॉर्मेशन की डिफॉर्मेशन शो हो रही होती है। तो लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये है कि जितना ज़्यादा जैसे ये मतलब ये मूव करना शुरू हो रही है, तो असल में होता ये है कि इसमें एक मोमेंटम क्रिएट होता है जो कि उसको रोक रहा होता है मूव करने से। मोमेंटम जो है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम का लॉ ये है कि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसको मूव करवाने में मुश्किल होगी आपको, और अगर मूव हो रही है तो उसको रोकने में मुश्किल होगी। ये मोमेंटम कहलाता है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज़्यादा मास होगा, जितनी वज़नी चीज़ होगी, उसको उतना ही आपको मुश्किल लगेगी रोकने में भी और चलाने में भी। इसी तरह जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसको उतनी ही मुश्किल होगी आपको रोकने में भी और चलाने में भी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको धक्का लगाना हो गाड़ी के और धक्का लगाना हो उसके ट्रेन के, तो दोनों में भी गाड़ी अगर रुकी हुई है और ट्रेन भी अगर रुकी हुई है, तो दोनों में वेलोसिटी तो ज़ीरो है, दोनों ही सेम है। लेकिन गाड़ी का वज़न कम है, ट्रेन का वज़न ज़्यादा है, तो मोमेंटम ट्रेन का बहुत ज़्यादा है इस केस में। तो आप जब ट्रेन को धक्का लगाने लगोगे तो वो मूव बड़ी मुश्किल से होगी, गाड़ी आराम से मूव हो जाएगी। ये मोमेंटम होता है। तो ये मोमेंटम अभी इसका है। और जब चलना स्टार्ट होती है तो वो मोमेंटम इसको चलने से रोकता है। तो ये वो रेजिस्टेंस है जिस जो रोलिंग रेजिस्टेंस कहलाती है। ये जो मोमेंटम की वजह से रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रही है, ये
रेजिस्टेंस कहलाती है, और ये डिफॉर्मेशन की वजह से भी है कि ये जितना ये डिफॉर्म हो रहा है हमारा जो व्हील और रेल का स्ट्रक्चर जो है, इस वजह से भी होती है। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, इसको ऐसे ले सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा। तो गाड़ी में डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, व्हील उसमें रेल्स में डिफॉर्मेशन कम है, ठीक है। तो मोमेंटम इस हिसाब से रेल्स में ज़्यादा होगा, लेकिन रेल्स का वजन भी ज़्यादा है, ट्रेन्स का जो वजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ओवरऑल जब हम रेजिस्टेंस के देखते हैं तो वो ट्रेन में ज़्यादा हो जाती है एक तरह से गाड़ी के मुकाबले में। तो जितना जैसे जैसे मतलब जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जितना डिफॉर्मेशन आएगा उतना ही एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। गाड़ी में डिफॉर्मेशन ये एक्स की वैल्यू और ज़्यादा होती है और उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोमेंटम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला है मास के हिसाब से भी। तो मास इसका रेल्स का ज़्यादा है, रेलवे का ज़्यादा है, तो इस वजह से ट्रेन का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है ये रोलिंग रेजिस्टेंस कहलाती है, R1, मतलब ये एक टाइप है रोलिंग रेजिस्टेंस की। दूसरी ये है अगर इसका इसका अगर मैग्नीट्यूड बताएं तो वो होता है 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन। रेल्स का अगर हम ये रेजिस्टेंस निकालें R1, इसकी तकरीबन होती है 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन। तो ये इतना ये जित 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस आपको 1/1000 स्लोप पे मिलेगी ना, वही 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन होती है। मतलब अगर आपकी सरफेस है उसका स्लोप 1/1000, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि स्लोप्स का जो यूनिट है वो पर थाउजेंड के हिसाब से लिया जाता है। तो अगर स्लोप है 1/1000 तो उसमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है वो होती है 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन। तो सेम इधर 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन यूज हो रही है रेजिस्टेंस। ताल्लुक इसका स्लोप से नहीं है, कंपेयर करके बताया जा रहा है कि 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन असल में कितना होता है। तो वो आप स्लोप के हिसाब से लेते हो, अगर आपका स्लोप है 1/1000 का और ट्रेन को फिर आप चलाओ उसके ऊपर से, तो जितनी मुश्किल उसको होगी ना चलने में, जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन होती है। 2/1000 होगा तो उसमें फोर्स आपको जो चाहिए होती है वो 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन चाहिए होती है। तो 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन जो फोर्स है वो बहुत कम होती है, 1/1000 स्लोप बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसमें इतना वो रेजिस्टेंस बहुत होती भी कम है। तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस हमारी रेल्स में कम होती है क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन कम है, पहली बात। तो डिफॉर्मेशन कम होने से होता ये है कि आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला आपको याद हो मैट्रिक में या इंटर में आपने पढ़ा हो फिजिक्स के अंदर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा होता है कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाया जाता है फोर्स से। तो रेल्स ट्रेन्स का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बहुत कम होता है, मतलब इनका डिफॉर्मेशन नहीं है ना, इस वजह से। हाँ गाड़ी और मतलब गाड़ी के टायर रोड में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन है। फिर जो फोर्स मजीद जो फोर्स है वो फिर अलग है, वो ज़्यादा है, ट्रेन्स की ज़्यादा है। तो ओवरऑल फोर्स रेजिस्टेंस जो है ना इसकी 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन के हिसाब से रोलिंग रेजिस्टेंस बन जाती है R1। एक और तरह की रोलिंग रेजिस्टेंस है कि ये जो व्हील है, व्हील में ये जो एक्सिल लगा हुआ है, इन कंपोनेंट्स में आपस में जो रेजिस्टेंस है वो R2 है आपकी। इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है वो भी रोलिंग रेजिस्टेंस में आएगी, क्योंकि व्हील चल रहा है और इसके में एक्सिल आपस में मूव कर रहे हैं, तो इनमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है वो R2 है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ये मतलब इधर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है वो इन रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। R2 जो है वो ज़्यादा है R1 से। R2 नॉर्मली 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन होता है, जैसे ये 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन था, ये 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन के करीब होता है। तो होता ये इधर असल में ये फ्रिक्शन हमें नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि ये एक्सिल बॉक्स के अंदर होती है। एक एक्सिल बॉक्स होता है हमारा, उसके अंदर इस तरीके से एक हमारा बियरिंग होता है, एक हमारा ये स्टब होता है, इसे स्टब कहते हैं। इनमें आपस में जो है रेजिस्टेंस फ्रिक्शन होती है।
तो हम हमारा जो एक्सिल बॉक्स होता है उसमें हम लुब्रिकेंट्स डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। तो ताकि और बियरिंग को हम ये हमारा सर्कुलर भी इसलिए होता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। ख़त्म नहीं हो सकती, कम से कम कर सकते हैं, तो वो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, इसमें इसकी वजह से रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ इसमें जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है वो तकरीबन 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन क्रिएट होती है। तो ये भी एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस से कम ही है। यहाँ 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन क्रिएट हो रही थी, यहाँ 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन क्रिएट हुई, तो ये भी एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस से तो कम ही बनती है दोनों रेजिस्टेंसेस। और ये रेजिस्टेंस आपको महसूस ज़्यादा कब होगी, जब आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही होगी चलना, रुकी हुई और चलना स्टार्ट हो रही है, तो उस वक्त 12.5 से 20 तक की होती है रेजिस्टेंस। एक बार जब चलना स्टार्ट हो जाए, जब कुछ एक खास स्पीड पे पहुंच जाए, फिर ये 2 तक आ जाती है। अच्छा, ये न्यू ट्रेन्स की बात हो रही है जो अभी मॉडर्न ट्रेन्स आई हैं। पुराने वक्तों की जो ट्रेन्स थी उसमें ये हो तकरीबन 5 न्यूटन पर किलो न्यूटन रेजिस्टेंस आ रही होती थी। अब थोड़े से इन्होंने लुब्रिकेंट्स अच्छे आ गए हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन तक कर दिया इसको। लेकिन ये जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो चलना जीरो से लेके, जैसे यहाँ जीरो की अब चलना स्टार्ट हो रही है, तो जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारी दो तरह की रोलिंग रेजिस्टेंस है, और ये जब ट्रेन जब चल रही है चलना स्टार्ट होती है तो दोनों आती हैं, हमें दोनों को इंक्लूड करना होता है। अच्छा, एक और तरह की भी रेजिस्टेंस है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा कम होता है। जैसे ये 1 न्यूटन पर किलो न्यूटन है, ये 2 न्यूटन पर किलो न्यूटन है, ये 1 से भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हम अमूमन फिर इंक्लूड नहीं करते। ये होती है ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं इनके दरमियान, जब ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल लाइंस के ऊपर चल रही टच हो रही होती है, तो उस वजह से हमारी जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही होती है, तो ये भी थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ हमारा पेंटोग्राफ कहलाती है, ये चीज़ पेंटोग्राफ, और ये हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, तो इनमें जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो कम होती है काफ़ी, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। हम मेनली R1 जो कि डिफॉर्मेशन की वजह से आती है व्हील्स और रेल्स के दरमियान, और R2 जो कि एक्सिल बॉक्स में हमारे स्टब और बियरिंग उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको काउंट करते हैं। तो ये हमारी रोलिंग रेजिस्टेंस थी जो कि ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस का पहली टाइप है। दूसरी ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस की जो टाइप है वो हमारी है एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे।